हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग पुनः जीके जीएस का सेट लेकर के आए हैं और अब और भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। यह सब प्लीज़ सभी आदमी लाइव आ जाइए। प्लीज़ जितने लोग वीडियो को शेयर ना किए हैं प्लीज़ सब लोग शेयर कीजिए। तो अपने अपने दोस्तों के पास जल्दी सब लोग मैसेज भेजिए कि आप सभी आदमी अब यह सब भेजिए कि आप लोग यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त, वीडियो सब लोग शेयर कर लीजिए। पहले सब आदमी प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखिएगा ध्यान से सब आदमी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। पालतू कुत्तों को अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, उसके बारे में वैज्ञानिक तौर पे पढ़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा। तो दोस्त इसका आंसर याद रखिएगा, वह कहलाएगा साइनोलॉजी। साइनोलॉजी हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग पालतू कुत्तों का अध्ययन करें, उसके बारे में पढ़ें तो वह साइंस में साइनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले। वयोवृद्धि, देखिए वयोवृद्धा, इनको हम वयोवृद्धा के नाम से जानते हैं, यह बात भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य से बिलोंग करती है। सावित्रीबाई फुले बहुत ही बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी। यह भारत के कौन से राज्य की रहने वाली है। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, सावित्रीबाई फुले भारत के कौन सा स्टेट की रहने वाली हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की रहने वाली है। दोस्त याद रखिएगा, आंसर है आपका ए नंबर, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की रहने वाली है। सभी आदमी को याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत से किसने करतारपुर गलियारे या करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह भारत के कौन से ऐसे नेता थे जो करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किए और करतारपुर जो गलियारा है वह गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल रहा है। तो वहाँ जाने के लिए यहाँ से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरा झंडी दिखाए, वह कौन से नेता थे। तो सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, कितने देखते हैं आप लोग कितना क्या आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो करतारपुर गलियारे का उद्घाटन मेरे भाई साहब ध्यान रखना है, आपके माने जाने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब किए थे। करतारपुर गलियारे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब किए थे, ध्यान रखिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक सामान्य नाम क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक सामान्य नाम क्या है। तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद रहना चाहिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक सामान्य नाम है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण करती है। जल्दी सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे और दो ठोला देते हैं। कौन सी ऐसी संस्था है जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, कौन सी ऐसी संस्था है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पार्टनर साहब, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपका पार्टनर साहब आकलन करती है। कौन सी ऐसी संस्था है। तो सभी लोग ऐसा कमेंट कीजिए दोस्तों। संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। आपका भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का आकलन करती है। और आपको हम दोस्त बता दें कि अभी आपका रेपो रेट है 4.00% और रिवर्स रेपो रेट है दोस्त 4.90%। याद रखिएगा, अभी आपका रेपो रेट है 4.00% और रिवर्स रेपो रेट है 4.90%। यह भारतीय स्टेट बैंक जिसका 1935 में स्थापना हुआ था, यह सब मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। यह सब आप सब आदमी को कॉमन क्वेश्चन याद रहना चाहिए। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्फी के खंडहर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। विजयनगर की राजधानी जो प्राचीन शहर हम्फी थी, विजयनगर की राजधानी हम्फी थी, अभी ध्यान रखना है, वह आज के डेट में कौन सा स्टेट में स्थित है। आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए। आज भी हम्फी के खंडहर कहाँ मिलेंगे आपको। तो दोस्त इसका आंसर है कर्नाटक।
कर्नाटक में आपका हम्पी का खंडहर आज भी मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? सुनिएगा ध्यान से। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन भारत के एक माने जाने चित्रकार रहे हैं। यह काफी चर्चित चित्रकार है। यह अपने चित्रकारी के विवादित के लिए चर्चित रहते हैं। हमेशा इनका जो चित्रकारी होता है वह विवादित से भरा हुआ होता है। मकबूल फिदा हुसैन तो कहता है कि उनकी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है? तो दोस्त इसका आंसर आपको बता दे कि दरअसल घोड़ा का प्रयोग किया गया है। मकबूल फिदा हुसैन घोड़ा का प्रयोग करके अपने चित्रकारी में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करते थे। अब थोड़ा सा सब आदमी मकबूल फिदा हुसैन के बारे में जान जाइएगा। दरअसल यह 1986 से लेकर के 1992 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। मकबूल फिदा हुसैन यह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण भी मिला है। देखिए पद्म भूषण, ध्यान रखना है दोस्त, हम पद्म भूषण बोलेंगे। पद्म भूषण मिला है 1973 में, पद्म भूषण मिला है 1973 में। अब पद्म विभूषण अगर इनको बोले हम पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण जो है दोस्त वह मिला है, ध्यान रखना है 1991 में। तो आप लोग मकबूल फिदा हुसैन का शायद अब नाम नहीं भूलेंगे। मकबूल फिदा हुसैन बहुत ही चर्चित चित्रकार हैं। वह अपने चित्रकारी में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे। वह 1986 से 1992 तक राज्यसभा का सांसद भी रहे हुए हैं। मनोनीत करने पे पद्म भूषण मिला है 1973 में और पद्म विभूषण मिला है 1991 में। तो आशा करते हैं आप सब आदमी ऐसा क्वेश्चन अब बना पाएंगे। कहता है कि अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त कौन से सुल्तान कबूस सईद का हाल ही में 2020 में निधन हो गया? अरब दुनिया के बहुत ख्याति प्राप्त राजा जो शांति और कूटनीति के लिए उनके पास ख्याति प्राप्त थी, वह कहाँ के सुल्तान थे? उनका नाम था कबूस सईद। उनका हाल ही में 2020 में निधन हो गया है। करेंट से क्वेश्चन है। कबूस सईद कहीं के सुल्तान थे अरब देश का, उनका हाल ही में निधन हुआ है। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, वह कहाँ के रहने वाले थे दोस्त? वह ओमान के रहने वाले थे, याद रखिएगा। कबूस सईद शांति और कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त नेता थे। वह ओमान के रहने वाले राजा थे दोस्त। उनका 2020 में हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताए जिससे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 के लिए इस खोज के कारण नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। तो न्यूट्रॉन का खोज, ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है। न्यूट्रॉन का खोज देखिए पार्टनर साहब, दरअसल इलेक्ट्रॉन का खोज जो थे वह किए थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का जो खोज थे जे थॉमसन किए थे। देखिए सब लोग, प्रोटॉन का जो खोज है वह गोल्डस्टीन किए थे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे और न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर डी। तब यहाँ से बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक, उनको नोबेल दिया गया था कब? तो 1932 में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। न्यूट्रॉन के खोज करने के लिए जेम्स चैडविक को 1932 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप लोग भूलिएगा मत। चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? सलमान रश्दी पार्टनर साहब भारत के माने जाने लेखक हैं। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, यह सलमान रश्दी का लिखा हुआ पुस्तक है। सेम उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। द सैटनिक वर्सेज उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, यह पार्टनर साहब शशि थरूर का लिखा पुस्तक है। तो यह उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस यह शशि थरूर जी का लिखा हुआ पुस्तक है, जो अभी कांग्रेस के सांसद हैं केरला से। तो ध्यान रखिएगा, सलमान रश्दी द्वारा यहाँ 3 पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम और द सैटेनिक वर्सेज। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम और द सैटेनिक वर्सेज। अगला क्वेश्चन, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के लिए
निम्नलिखित में से कौन शहर में स्थित है? अरकू घाटी बहुत ही बढ़िया पर्यटन के आकर्षण का केंद्र रहा है। अरकू घाटी दक्षिण भारत में कौन से शहर में स्थित है, यही आप सभी आदमी को बताना है। कौन से शहर के निकट स्थित है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, अरकू घाटी दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम के नजदीक स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछे तो आ जाना चाहिए। यह सब क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है मेरे भाई। आप लोगों के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यह सब आ सकता है। एज अ टीसीएस के अगर रोल पे हम देखें तो यह सब क्वेश्चन आप सब आदमी को आना चाहिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रौपदी हालिका को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नाम याद रखिएगा, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। द्रोणावली हरिका, द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणावली हरिका को पद्म श्री मिला है। तो द्रोणावली हरिका कौन से खेल से संबंधित थी? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, द्रोणावली हरिका कौन से खेल से संबंधित थी? तो दोस्त याद रखना है, द्रोणावली हरिका शतरंज खेलती थी। और बात मत भूलिएगा, द्रोणावली हरिका शतरंज खेलती थी, उसके लिए उनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। तो द्रोणावली हरिका शतरंज खेलती थी। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज कौन से साल में की गई? बस आपसे इतना क्वेश्चन पूछता है कि सांची का खोज कब किया गया था, आप इतना बता दीजिए। सांची का खोज कब किया गया था? बस देखिए, अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहा है भाई। और यह ना कि हम सब छांट के उठाए हैं मेरे दोस्त, यह सब क्वेश्चन ना हम रेगुलर उठाते हैं सेट का, उसमें से छांटते नहीं है, बस 3-4 क्वेश्चन निकाल देते हैं, बाकी उसका 20-22 क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए तो ये सब लोग पार्टनर साहब वीडियो को शेयर कीजिए। क्यों आप शेयर नहीं करते हैं? सब लोग शेयर कीजिए। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्त आपको हम बता दें कि सांची की खोज 1818 में की गई थी, इस बात को मत भूलिएगा। सांची की खोज 1818 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? लगातार टेस्ट, देखिए लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में 4 टेस्ट का पार्टनर साहब सीरीज, उसमें बैक टू बैक दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? वानी वह सबसे पहले बल्लेबाज सबसे पहले बल्लेबाज है, और अभी तक एकमात्र वही बल्लेबाज है जो बैक टू बैक 4 सीरीज में दोहरा शतक बनाए हैं, और वो आप लोगों के सबसे चहेते प्लेयर विराट कोहली है। दोस्त याद रखिएगा, विराट कोहली बैक टू बैक 4 टेस्ट सीरीज में, मैच में ना 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक बनाए हैं, इस बात को नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। पार्टनर साहब यह बहुत ही मशहूर करेंट है, आप लोगों से ऐसा पूछे तो बनना चाहिए। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है मेरे दोस्त, उस कंपनी का नाम बताइए, कौन सी कंपनी है जो 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदी है? तो दोस्त आंसर कमेंट किए सब आदमी, इसका आंसर है डिज्नी नाम की कंपनी 21वीं सेंचुरी फॉक्स का स्टूडियो खरीदी है, इस बात को मत भूलिएगा, डिज्नी नाम की कंपनी खरीदी है। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में, देखिएगा दरअसल क्वेश्चन यह आता है हमेशा कि सर थॉमस रो इंडिया में कौन मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। और क्वेश्चन यह पूछे कि सर थॉमस रो किसके राजदूत बन के आए थे, तो किंग जेम्स वन, किंग जेम्स वन इंग्लैंड के पार्टनर साहब वो राजा होंगे, उनके राजदूत बन के आए थे सर थॉमस रो। वह कौन से मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है मेरे भाई साहब कि वह जहांगीर के दरबार में आए थे, आपको याद रखना है, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? क्वेश्चन यह कहता है कि भारत में जो जीएसटी है वह लॉटरी पुरस्कारों पे कितना % लगती है, आपको यही बता के दिखा देना है। जो जीएसटी है वह लॉटरी पुरस्कारों पे कितना % लगती है, आपको यही बता के दिखा देना है। तो दोस्त याद है, जीएसटी जो है लॉटरी पुरस्कारों पे 28% लगती है, इस बात को मत भूलिएगा। जितने भी लॉटरी वाले पुरस्कार हैं उस पर जीएसटी 28% लगता है, इस बात को नहीं भूलना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान की भाग नहीं है? कौन सी ऐसी हड्डी है जो मानव कान की भाग नहीं है, यही बताना है।
तो दोस्त याद है, मानव के कान में 8 हड्डियां होती है, तो उनका नाम भी जानना के लिए वह उत्सुक है कि आप नाम जानते हैं कि ना जानते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए, जो रकाब नाम का हड्डी है वह मानव कान का हड्डी है, जो ककूद नाम का हड्डी है वह मानव कान का हड्डी है, जो स्थूल नाम का हड्डी है वह भी मानव कान का हड्डी है, लेकिन उर्वास्थि नाम की हड्डी मानव कान की हड्डी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, उर्वास्थि नाम की हड्डी मानव कान की हड्डी नहीं है। रकाब, ककूद, स्थूल यह सब मानव कान की हड्डी है, आप सब आदमी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्त, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP जिसको 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है पार्टनर साहब, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व का शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से मिला इस संस्थान को। दरअसल यह पार्टनर साहब 10 करोड़ लड़का को, 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ आदमी जन को आपका लॉकडाउन में यह भोजन कराया था, बहुत ही बड़ा काम किया था। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? और आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सब आदमी को आना चाहिए। तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि यह मुख्यालय इसका रोम में है, रोम, इटली की राजधानी रोम में पार्टनर साहब WFP का मुख्यालय है। अगर आप लोग से पूछे तो पक्का बनना चाहिए। इस WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का स्थापना 1961 में किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी जो पार्टनर साहब इसके हेड डायरेक्टर है, याद रखना है, वह डेविड बेल्जली है। डेविड बेल्जली है, यह बात याद रखिएगा। WFP के बारे में क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत आया, क्योंकि इसको पार्टनर साहब 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। WFP 1961 में स्थापना किया गया है। डेविड बेल्जली इसके अभी हेड डायरेक्टर है, इसका मुख्यालय रोम में है, इटली है पार्टनर साहब, ये सब याद रखना है। निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? रात के आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त सब आदमी याद रखिएगा, जो रात में जो पिंड चमकते हैं उसको हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसको हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माधवपुर मेला कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? दोस्त आंसर सब लोग कमेंट कीजिए, सब क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर। माधवपुर मेला कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। दोस्त याद रखिएगा, माधवपुर मेला आपके गुजरात में मनाया जाता है। माधवपुर मेला दोस्त गुजरात में मनाया जाता है, इस बात को भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में, यहाँ पे विलिंगडन होगा पार्टनर साहब, विलिंगडन ऐसे लिखाएगा। द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है। कौन से पार्क को लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा कि लोधी गार्डन्स पार्क जो कि न्यू दिल्ली में है, यह बात मत भूलिएगा। लोधी गार्डन्स को जो न्यू दिल्ली में है, इसे हम द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में भी जानते हैं। द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में भी जानते हैं। यह लोधी गार्डन्स पार्टनर साहब कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स है? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखिए बहुत सुंदर त्योहार है, आप लोग अगर डालेंगे गूगल पे इसके बारे में एकदम बढ़िया से आपको पता चलेगा। कौन से त्योहार को मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, वह त्योहार है लाई हरोबा। लाई हरोबा नाम का त्योहार जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, इस बात को ख्याल रखना है। लाई हरोबा नाम का त्योहार जो मणिपुर में मनाया जाता है, इससे हम लोग मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी बोल सकते हैं। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स पार्टनर साहब उसका अर्थ होता है। लाई हरोबा का अर्थ, लाई हरोबा का जो अर्थ होता है वह मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स होता है। यह मणिपुर में मनाया जाने वाला बहुत ही एक झकास पार्टनर साहब त्योहार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कसूरेकी प्राणी नहीं है? कसूरेकी प्राणी बोले पार्टनर साहब तो रीढ़ का हड्डी। किस प्राणी का रीढ़ का हड्डी ना होता है, बस आपको यही बताना है। तो पक्षी लोग का रीढ़ का हड्डी होता है। टोटल स्तनधारी में होता है पार्टनर साहब, स्तनधारी में टोटल का रीढ़ का हड्डी होता है। देखिए स्तनधारी का पहचान करने के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं कि वैसा जानवर जिसका रीढ़ का हड्डी है उसे हम स्तनधारी कहते हैं।
मछली का रीढ़ का हड्डी होता है, लेकिन घोघा का रीढ़ का हड्डी ना होता है, तो आपका घोघा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसी पार्टनर साहब प्राणी है जिसका कसूरेकी ना होता है? इस ऑप्शन में घोघा था, उसका रीढ़ का हड्डी ना होता है। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया जो पार्टनर साहब बम्बई में है, मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कौन से साल में रखा गया था? दोस्त ऐसा कमेंट किए सब आदमी। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कौन से वर्ष में रखा गया था? दोस्त ऐसा कमेंट कीजिए। तो वह रखा गया था 1913 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला 1913 ईस्वी में रखा गया था। दोस्त सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है? देखिए अब यह सब क्वेश्चन पूछना धीरे धीरे कम कर रहा है। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य सबसे पहले पूछता था कौन सा स्टेट में है, तो कर्नाटक में। अब तो नाम खुलम खुला बोल रहा है कि ब्रह्मगिरी अभयारण्य जो है कर्नाटक में है, तो वह कौन से जिले में, आप वह बता दीजिए प्लीज। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, कर्नाटक के कौन से जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है पार्टनर साहब? तो वह कोडगू में है। कर्नाटक के कोडगू नाम के जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है। मेरे भाई आप लोग आज के क्वेश्चन के बारे में समझिए, देखिए कैसा कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सब आदमी को यह सब बात आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बोरा गुफाएं, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बोरा गुफाएं कौन से पहाड़ी पे है, बस आपको यही बता देना है कि बोरा गुफाएं जो पूर्वी तट पे कौन से पहाड़ी पे स्थित है। मेरे भाई साहब जल्दी ऐसा कमेंट कीजिए। तो इसको याद रखना है कि वह अनंतगिरी पहाड़ी पे है बोरा गुफाएं। यह सब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। बोरा गुफाएं कौन से पहाड़ी पे है? तो अनंतगिरी पहाड़ी पे है, भूलिएगा मत। 2019 का ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग, ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? और आपको हम बता देते हैं दोस्त कि 2020 में भी अभी वही स्थान है ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का। तो ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का 7वां स्थान है दोस्त, याद रखिएगा, वो अभी भी है 7वां स्थान। ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व के ज्ञाता पार्टनर साहब आर नागस्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में शामिल किया गया? यह करंट से क्वेश्चन है। पुरातत्व के पुरातत्व विज्ञान के जाने माने ज्ञाता आर नागस्वामी, ये भी ध्यान रखना है कि आर नागस्वामी किस चीज से संबंधित रखते हैं, तो आप वह पुरातत्व के वेता है पार्टनर साहब। उनको रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला में शामिल किया गया था किस देश में? रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला में शामिल किया गया था किस देश में? तो दोस्त याद रखिएगा, बांग्लादेश के रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला में शामिल किया गया था। बांग्लादेश के रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला में शामिल किया गया था पुरातत्ववेत्ता आर नागस्वामी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिष्ठित, देखिएगा, हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना है कि हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह सब आप सब आदमी को याद रहना चाहिए। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो पार्टनर साहब 95वां संस्करण हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का, याद सब आदमी, इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। इसके विनर थे भारत के ही पार्टनर साहब पी मगेश चंद्रन। पी मगेश चंद्रन इस शतरंज के विनर थे, आप सब आदमी ख्याल रखिएगा। 95वां संस्करण हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का इंग्लैंड में आयोजन किया गया। इसका विनर थे मगेश चंद्रन, पी मगेश चंद्रन। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोरोना के कारण रद्द हो गया है, 2021 में होगा, इस बात को आप मत भूलिएगा। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घोड़सवार कौन बने? देखिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक अभी 2021 में होगा, यह तो बात ठीक है, बाद का बात है। लेकिन जब 2020 में होता तो उस समय क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घोड़सवार कौन बने? वह आज भी है, क्योंकि अभी यह ओलंपिक नहीं हुआ है। वह पहले कौन घोड़सवार है इंडिया के पार्टनर साहब जो 2020 में क्वालिफाई किए थे टोक्यो ओलंपिक के लिए? तो दोस्त याद है, वह घोड़सवार थे फवाद मिर्जा।
ये भी पूछ सकता है कि फवाद मिर्जा का चीज से संबंधित है, तो घोड़सवारी से। फवाद मिर्जा घोड़सवारी करते हैं। ये सब देखिए कैसे ही पूछे, आप सभी आदमी को आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दोनों फेफड़ों के बीच में पार्टनर साहब विद्यमान रहेगी? वह कौन सी ग्रंथि है जो दोनों फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है? तो दोस्त सब आदमी याद रखिएगा, इसका नाम है बाल्य ग्रंथि, जो दोनों फेफड़ों के बीच में रहती है। इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फाइस को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सबसे पहले ध्यान देना है कि प्याज में एमिनो एसिड सल्फाइस हो, देखिए सल्फाक्साइड होता है, एमिनो एसिड सल्फाक्साइड होता है। इसको सिंथेज एंजाइम का ची में परिवर्तित करता है। यही आप सब आदमी को बता देना है। तो दोस्त याद रखना है सब आदमी को कि जब हम प्याज काटते हैं तो उसमें उपस्थित एमिनो एसिड सल्फाक ऑक्साइड को सिंथेज जो एंजाइम है वह सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। यह साइंस का क्वेश्चन है, पार्टनर साहब एसएससी पूछ चुका है कि प्याज में जो एमिनो एसिड सल्फाक ऑक्साइड होगा उसको सिंथेज एंजाइम जो है वह सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करेगा। अब इतना टफ जाएगा, तब इससे ज्यादा टफ जीके जीएस ना आएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन जिसे हम असेंड के नाम से भी जानते हैं, 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? वैश्विक निवेशक सम्मेलन, यहाँ पार्टनर साहब निवेश करती है सभी कंपनियां, तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन असेंड 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया, यही आपको बताना है। यह करेंट से क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो दोस्त याद रखिएगा कि 2020 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन केरला में किया गया था। इस बात को आप मत भूलिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 का वैश्विक निवेशक सम्मेलन केरला में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश के आपको बता दें कि इसके पदम पार्टनर साहब महापदम नंद थे। इसका पार्टनर साहब स्थापन करता, जो इस वंश का पार्टनर स्थापना किए थे महापदम नंद। उसका अंतिम शासक कौन था? तो वह घनानंद थे। घनानंद को पार्टनर साहब चंद्रगुप्त मौर्य, यही घनानंद थे, चंद्रगुप्त मौर्य पार्टनर साहब हराए थे। यही घनानंद थे जो चाणक्य को अपने दरबार में से पार्टनर साहब बाहर कर दिए थे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को पार्टनर साहब ले करके इनको हरवा दिए थे। तो घनानंद नंद वंश के सबसे अंतिम शासक थे, इस बात को मत भूलिएगा। जब आपका सिकंदर भारत में आक्रमण किया था उस समय घनानंद ही शासक थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कौन राज्य में खोला है? बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर देखिए, यह सब क्वेश्चन आप पढ़ कहाँ से रहे, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र यानी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कौन सा स्टेट में खोला है? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। दोस्त सब लोग याद रखिएगा कि खादी एवं ग्रामो उद्योग का पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र गुजरात स्टेट में खोला गया है, गुजरात राज्य में खोला गया। यह बात को भूलिएगा मत। ऐसे मोदी साहब बार बार खादी पहनने के लिए पार्टनर साहब कहते हैं, तो अपने होम स्टेट में ही गुजरात में यह पहला रेशम प्रोसेसिंग प्लांट खुलवाए हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जनरली किस नाम से जानते हैं? प्लीज आंसर सब आदमी कमेंट कीजिए। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जनरली किस नाम से जानते हैं? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जनरली हम जिप्सम के नाम से जानते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जनरली जिप्सम के नाम से जानते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिप्सम के पार्टनर साहब नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट्स के बराबर होता है? काफी कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट्स के बराबर होता है?
तो दोस्त एक सौरशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है, क्वेश्चन नहीं भूलना है। एक सौरशक्ति लगभग 746 वाट के, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, किरीबात। किरीबात मेरे भाई साहब एक चावल का व्यंजन है। यह चावल के द्वारा कोई एक पार्टनर साहब खाना बनता होगा। यह व्यंजन कहाँ का है यह बता देना है। किरीबात जो चावल का एक व्यंजन है, यह कौन से देश का है, किस देश में किरीबात नाम का व्यंजन बनाया जाता है, आप सभी आदमी को यही आंसर कमेंट करना है। चलिए तो सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, सब आदमी, कि जो किरीबात नाम का चावल है यह कौन से स्टेट में बनाया जाता है। तो दोस्त सब आदमी याद रखिएगा कि किरीबात नाम का जो चावल है वह भूटान में बनाया जाता है, पार्टनर साहब भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए सब आदमी, तो जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। जनवरी 2020 तक चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो स्वतंत्र रूप से मानव को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। दोस्त इसका आंसर होगा भारत। दरअसल चाइना, अमेरिका, रसिया सब भेज दिया है, लेकिन भारत अभी तक अंतरिक्ष में अपना कंट्री से नहीं भेजा है। भारत भेजा है, बहुत लोग को भेजा अंतरिक्ष में, लेकिन वह सब अदर कंट्री के पार्टनर साहब स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा है। भारत अपना स्पेस एजेंसी के तहत अभी तक अंतरिक्ष में एक भी पर्सन नहीं भेजा है। गगनयान भेजने वाला है मेरे भाई साहब, तभी यह भेजेगा 2022 में लगभग। तो आप सब आदमी यह सब बात याद रखिएगा। भारत ऐसा कंट्री है जो चारों के चारों ऑप्शन में अभी तक अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। अगला क्वेश्चन, किसके जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको यह बात मालूम रहना चाहिए कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब बनाया जाता है। तो 12 मई को, 12 मई को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1965 से हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। अब किसके पार्टनर साहब जयंती पर मनाया जाता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म जयंती पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और यह 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिन पे पार्टनर साहब अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस मनाया जाता है और यह 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन है। पार्टनर साहब इंटरनेशनल स्तर पे एक शूटिंग का स्पोर्ट फेडरेशन है, वह दरअसल ब्लू क्रॉस पार्टनर साहब देता है किसी भी शूटिंग वाले प्लेयर को। तो भारत का वह कौन सा पहला प्लेयर है जिसको ब्लू क्रॉस प्राप्त हुआ था। तो दोस्त आपको याद रखना है कि भारत की सबसे पहला शूटिंग, वह भारत के इकलौता ऐसे शूटर हैं जिनको ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला है, वह अभिनव बिंद्रा है पार्टनर साहब, जिनको ब्लू क्रॉस प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहला भारतीय अभिनव बिंद्रा है। ब्लू क्रॉस कौन प्राप्त करवाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे। गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, यही आप सभी आदमी को बताना है कि गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो दोस्त सब आदमी याद रखिएगा, गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, इस बात को मत भूलिएगा। गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। किस अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक संसाधन है वह सरकार के अंडर में होते हैं, ये आप लोग को बताना, यह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी पार्टनर साहब अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो दोस्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक संसाधन है वह सरकार के स्वामित्व में पार्टनर साहब रहते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक कहता है कि कौन से देश से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता था। कौन सा देश, देखिए वह देश अभी भी भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, वह कौन सा देश है। वह कौन सा देश है जो अभी भी भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल का आपूर्ति करता है, वह कौन सा देश है।
तो दोस्त सब आदमी आंसर कमेंट कीजिए। सब क्वेश्चन पूछ चुका है पार्टनर साहब, यह सब आप सभी आदमी को आना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछे तो आप लोग सब आदमी ये सब बनाना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है मेरे भाई। दरअसल अभी भारत को सबसे ज़्यादा इराक आपूर्ति करता है, इराक जिसका राजधानी है सीरिया, इराक पार्टनर साहब करता है, इस बात को मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? इसमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो कर्णपाली। कर्णपाली देखिए, दरअसल कर्णपाली कोई वर्ड ही नहीं है पार्टनर साहब। हम यह कनबाली को कर्णपाली कहते हैं, जो हम लोग कान में बाली लगाते हैं उस कनबाली को कर्णपाली कहते हैं। तो यह मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी चेतक, मज्जा और पांस, चेतक, मज्जा और पांस जो है वह मस्तिष्क का भाग है, इस बात को मत भूलिएगा। जो चेतक, मज्जा और पार्टनर साहब चेतक, मज्जा और पांस है वह मस्तिष्क का भाग है, इस बात को नहीं भूलना है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा पार्टनर साहब, तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका सबसे पहले 1907 में स्थापना किया गया था। 1907 में स्थापना किया गया था, इस बात को मत भूलिएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका मुख्यालय मुनिच में है। मुनिच कहाँ है पार्टनर साहब? तो यह जर्मनी में है। आपसे कहीं पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुनिच में है। मुनिच कहाँ है? तो जर्मनी में है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए ध्यान से सब आदमी, तो आगे इधर आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थान नवंबर 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने। इनमें से कौन 2018 में भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं और वह अभी भी वहां के प्रधानमंत्री हैं? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है पार्टनर साहब? तो याद रखना है कि भूटान के प्रधानमंत्री लेओचो लोटे त्शेरिंग है। भूटान के प्रधानमंत्री लेओचो लोटे त्शेरिंग है। भूटान के प्रधानमंत्री लेओचो लोटे त्शेरिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है? जो हम लोग का कान होता है, जो कान का पर्दा होता है, उस पर्दा को दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है, ये बताना है। जो हम लोग कान का पर्दा होता है, दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में उसको कौन हेल्प करता है, यह सब आदमी बताइए। तो दोस्त सब आदमी याद रखिएगा, कान के दोनों ओर के पर्दे को बराबर रखने में कबुकर्ण यूस्टेकियना नालिका, कबुकर्ण नालिका सहायता करती है कि कान के दोनों ओर का दबाव हम मैनेज करके रखें। कबुकर्ण नालिका सहायता करती है कान के दोनों ओर का दबाव हम मैनेज करके रखें। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने कह रहा है कि कौन सा नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक किसान को द्वारा भुगतान किया जाता था? गुप्त शासकों ने प्रत्येक किसान पे, जिनके पास घर में हल था, वह पार्टनर साहब उनके हल, जो हल रखेगा उस पर वह कर लगेगा। तो वह कौन सा कर था जिसको लगाया गया था, जिसे हल कर के नाम से भी जानते हैं गुप्त काल में? तो आप लोग को यही बता दें वह कौन सा कर था, उसका नाम क्या था, जो गुप्त काल के दौरान जो किसान हल रखता था उस पे लगता था। तो दोस्त याद रखना है कि उस हल कर का नाम था हलीव कर। हलीव कर नाम का एक कर लगाया गया था गुप्त काल में, जिनके पास हल था वह उस कर को पे करते थे। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? यानी हम कह सकते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, यह आपको बताना है। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे मेरे भाई जी? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना किए थे। चलिए मेरे भाई, आप सभी आदमी को हम 50 क्वेश्चन का जीके जिसका सेट एक चलाए, कितना याद था कितना नहीं याद था, यही सब क्वेश्चन आर्केट में पूछ रहा है। आप सब आदमी को याद रहना चाहिए। तो चलिए कमेंट पक्का करना है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं भाई, कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ना कि लाइव चैट में। कमेंट कीजिए कि आप सब आदमी को यह सब बढ़िया लगा कि नहीं लगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आपका रात्रि शुभ हो। आप रात में पार्टनर साहब बढ़िया से सोए, सुबह बढ़िया से उठे और बढ़िया से पढ़े। बाय बाय।